हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का। इससे पहले हम आपको 2 करा दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए। इस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे काफ़ी मदद मिलेगा और आप इसको लगाइए, इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और एक बात आप जान लीजिए, अब आपका एग्ज़ाम भी होगा वो जल्दी ही होगा, बहुत ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। क्योंकि अब देखिए, कल ही आपका एक नोटिस आया है जिसमें जो फॉर्म भरने में जो गलती हो गया था उसका एडिट का भी नोटिस दे दिया है। तो अब मतलब उसके बाद क्या होगा कि आपके अब एग्ज़ाम का ही डेट आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। खूब मन लगा के तैयारी करते रहिए, तभी आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, पहले आपको खुद के क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। पहला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों के नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। मतलब कौन सा ऐसा बाजार होता है जहां पे जो व्यवसाय संघ मतलब जो बेचने वाले लोग होते हैं वो कीमत के नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है आपका ऑप्शन डी होता है, यानी कि पूर्ण स्पर्धा बाजार होता है वहाँ पे। इस बाजार का मतलब ये है कि यहाँ पे फार्म जो है मतलब जो भी कंपनी है वो अपना कीमत को निर्धारण नहीं करते हैं। बाजार में कितना सामान आया, कितना ग्राहक आया, उस पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि ग्राहक कम आया और सामान ज़्यादा चला गया तो उस दिन उसका रेट जो है सस्ता होगा, और किसी दिन मतलब ग्राहक ज़्यादा आ गया बाजार में और सामान कम पहुँचा तो उस दिन उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण स्पर्धा बाजार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो लॉरेंज वक्र जो है ये आपका आय विषमता या आय वितरण को दर्शाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 2 चीज़ों इसमें लिखा रहता है, कभी आय आपका वितरण लिखा रहेगा, कभी आय विषमता लिखा रहेगा। तो आप याद कैसे रखिए, जैसे देखिए लॉरेंज वक्र में व लगा हुआ है ना, तो आपका वितरण या यानी कि विषमता दोनों में व लगा रहता है। तो इससे आप कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें से मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कि सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधि उन्मूलन, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 18 में आता है। और ये आर्टिकल 18 जो है किस में आ जाएगा, तो ये आपका भाग 3 में आ जाएगा, भाग 3 में आ जाएगा। और ये मौलिक अधिकार में पड़ेगा। किस में पड़ेगा? मौलिक अधिकार में पड़ेगा, ठीक है, न कि मौलिक कर्तव्य में पड़ेगा। बाकी जो आपका ए, बी और सी है ये आपका मौलिक कर्तव्य में पड़ेगा। और मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से? तो आर्टिकल 51 के ए में। और ये कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो रसिया के संविधान से लिया गया है। और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कब? तो 1976 में इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के मतलब सिफारिश पे। तो आप 1, 2 और 3 देख लीजिए, इसमें क्या है जो मौलिक कर्तव्य है। तो संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद एकता और भाईचारा को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए आपका वित्तीय आपातकाल का जो घोषणा होता है 360 के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पे आपको 3 आर्टिकल याद रखना है। एक तो आपका 352, 300 आपका 56 और 360। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 352 में आपका क्या है, तो नेशनल इमरजेंसी है, मतलब राष्ट्रीय आपात है। 356 में आपका क्या है, तो जैसे कि आपका राष्ट्रपति शासन जो होता है राज्य में वो है, ठीक है। और 360 में क्या है, तो आपका वित्तीय आपात है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है मतलब 55 नंबर। क्या कह रहा है, सॉरी 5 नंबर कह रहा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर के बीच में। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था पूना समझौता, तो ये 1932 में हुआ था। जबकि एक और क्वेश्चन आता है आपका कि 1931 में आपका क्या हुआ था कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। कह रहा है IPL 2022 के प्रमुख प्रायोजक कौन है। तो प्रमुख प्रायोजक जो है आपका टाटा कंपनी है। और टाटा कंपनी इसके लिए BCCI को कितना, तो 335 करोड़ रुपया दिए हैं, ठीक है, IPL के स्पॉन्सर बनने के लिए, ठीक है, प्रायोजक बनने के लिए मतलब 2022 के। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप या गतिविधि में भारत के अधिकांश लोग का नियोजन जो है ये होता है। तो देखिए भारत में जो अधिकांश लोग हैं वो किस फील्ड में काम करते हैं, तो कृषि के फील्ड में काम करते हैं। और लगभग इसमें 51% प्लस जनसंख्या जो है ये भारत में कृषि में मतलब काम करते हैं। समझ गए बातों को। तो इसे क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो बगलिहार जो आपका बांध है ये चेनाब नदी पे है। किस नदी पे, चेनाब नदी पे है। तो ये आपको याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर का, रहा है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी जो आपका पुस्तक है इसके लेखक है कल्हण। किसके द्वारा लिखा गया, कल्हण के द्वारा। और राजतरंगिणी में एक खास क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इस बुक में जो है ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कहाँ के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। तो ये भाग 11 में है, केंद्र और राज्य के बीच में। लेकिन अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो ये 245 से लेकर के 255 तक है, और भाग पूछे तो कौन सा है, 11 है। अगला आप क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में यानी कि लाख, यानी जो ला होता है ना उसी को लाख भी बोलते हैं, का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ये कहाँ होता है। तो ये सबसे अधिक उत्पादन जो है झारखंड के रांची में होता है, जबकि इसका उत्पादन इससे थोड़ा कम जो है ये छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में भी होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक है इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी है। और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन है जिनको बचपन बचाओ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी को ही मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बिहार अपने बजट 2022-23 का लगभग कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करेगा। तो देखिए शिक्षा पे जो खर्च करेगा ये आपका एग्जैक्ट जो है ये 16.05% है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। 16% जो है बिहार किस पे खर्च करेगा, तो ये शिक्षा पे खर्च करेगा। ये कौन से बजट में अनाउंस किया है, तो 2022-23 के बजट में अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे कि पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में मतलब निधन हो गया, देहांत हो गया, तो वो किससे मतलब जुड़े हुए थे या संबंधित थे। तो ये देखिए तबला वादक थे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि पंडित जो लच्छू महाराज है किस घराने के थे, तो ये बनारस घराने के थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जो लच्छू महाराज है ये किस घराने से संबंधित थे, तो ये बनारस घराने से संबंधित थे और ये एक तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ पौधा है जो आपका कहाँ पाया जाता है, तो दक्कन के पठार में पाया जाता है। दक्कन के पठार की विशेषता है, तो दक्कन के पठार का जो विशेषता है तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चंदन हो जाएगा। जबकि आपका जैसे कि सागौन हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, चंदन, ये सब यानी कि पतझड़ वर्ण में आता है। किस में आता है, पतझड़ वर्ण में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करने वाला है और ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो देखिए यानी कि गणगौर जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आपका राजस्थान में होता है। कहाँ पे, राजस्थान में। जबकि गणेश चतुर्दशी है ये आपका कहाँ पे, तो ये आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा जो बहुत ज़्यादा धूमधाम से पश्चिम बंगाल में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ आप इसको ऐसे सीख लीजिए कि ये मिलान करने वाला, बाकी तो क्वेश्चन का आंसर निकालना आपको 1 सेकंड का काम है। तो गणगौर कहाँ पे, तो ये राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो मतलब गणेश चतुर्दशी कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में मनाया बहुत जगह जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। दुर्गा पूजा की बात करें तो ये आपका बिहार में भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के लिए ज़्यादा फेमस है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका देख लीजिए, 1 का आंसर बी और 3 का आंसर क्या, तो ए। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि मिस यूनिवर्स 2021 का किताब किसने जीता। तो इस किताब को किसने जीता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हरनाज कौर संधू इसको जीते हैं, ठीक है। और ये भारत के हैं, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आकाश चोपड़ा है इसके लेखक। पुस्तक कौन सा है, तो नंबर्स डू लाई, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आकाश चोपड़ा इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कि जनवरी 2017 में किसे संयुक्त राष्ट्र
का नया महासचिव जो है ये नियुक्त किया गया था। तो किसको नया महासचिव नियुक्त किया गया था? तो एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया गया था। और इनका कार्यकाल जो है अभी और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। पहले इनका कार्यकाल 17 से 21 तक था, लेकिन अब इनका कार्यकाल जो है 21 से बढ़ा करके कब तक? तो 25 तक कर दिया गया। तो ये सभी बातें आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगला देखिए, अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है? तो सबसे जो लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है ये बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना लगता है? तो 4096 किलोमीटर लगता है। जबकि दूसरे नंबर पे आपका चीन का लगता है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का सीमा लगता है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? तो गृह त्याग जो किए थे भगवान बुद्ध, तो इसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। जबकि वो उनका जो निधन हुआ था उसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनेगा आपका महाभिनिष्क्रमण, जो गृह त्याग किए थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जबकि जो उनका मृत्यु हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, तो उसको मतलब किस देश के वासियों के द्वारा बनवाया गया था? तो जापानियों के द्वारा बनवाया गया था। आपको पता भी होगा कि जापान में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जापानियों के द्वारा 80 फीट की प्रतिमा बनाया गया था बुद्ध धर्म के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे बनवाया गया? तो बोध गया में बनवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिहार में पड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर। क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? तो पाटलिपुत्रा को जो राजधानी के रूप में चयनित किया गया, ये किसके द्वारा? तो यानी कि उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा इसको राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। अगला आप 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो देखिए इसका जो लेखक है ये है आपका महेंद्र वर्मन, इसका लेखक है। यहाँ पे आप मत विलास में भी देख रहे हैं म है और महेंद्र में भी, वर्मन में भी म है, तो इसे आप को रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यही छोटा छोटा पॉइंट जो है ना आपको एग्जाम में याद दिलाएगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो देखिए सबसे कम समय जो शासन किया ये आपका हो जाएगा खिलजी, लेकिन सबसे अधिक जो समय शासन किया जो मैक्सिमम, ये आपका तुगलक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, मैक्सिमम जो आपसे पूछेगा मैक्सिमम तो आपका तुगलक हो जाएगा, जबकि खिलजी जो ये सबसे कम है। इसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए, आपको ऐसे याद रख सकते हैं SKTSL, जो सबसे कम शासन किए ये आपका खिलजी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे सबसे जो अधिक सबसे लंबा टाइम शासन किए ये आपका तुगलक हो जाएगा। ऐसे आप देखिए हाथ की आपका 5 उंगली है ना, तो सबसे बड़ा बीच वाला है, तो ये देखिए ये भी बीच में तुगलक आता है, तो ये सबसे ज़्यादा शासन किया, सबसे ज़्यादा समय, ठीक है। और इसका आप एक बार संस्थापक का भी नाम सुन लीजिए, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका जो एस से ये स्लैब डायनेस्टी है, जिसको आप गुलाम वंश भी कहते हैं। ये इस वंश का मतलब जो कार्यकाल था ये 1206 से लेकर के और कब तक था? तो 1290 तक था, ठीक है। और दूसरा जो आपका खिलजी वंश ये 1290 से शुरू हुआ और कब तक? 1320 तक था, ठीक है। और उसके बाद जो आपका तुगलक है ये कब से? तो 1320 से शुरू हुआ और ये आपका 1414 तक था। उसके बाद जो है आपका सैयद वंश ये आपका 1414 से शुरू हुआ और 1451 तक रहा था। उसके बाद आपका लोदी जो वंश है ये आपका 1451 से लेकर के और ये 1526 तक रहा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ये हार गया था, ठीक है, और ये मारा भी गया था। तो यहाँ पे आप एक बार सबका संस्थापक का भी नाम सुन लीजिए, जैसे कि आपका गुलाम वंश है जिसको आप स्लैब डायनेस्टी कहते हैं, इसके संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जबकि आपका जो खिलजी वंश है इसके संस्थापक से जलालुद्दीन खिलजी थे। तीसरा है आपका तुगलक वंश, इसके जो संस्थापक थे ये आपका गयासुद्दीन तुगलक थे। चौथे आपका सैयद वंश है, इसका जो संस्थापक थे ये आपका खिज्र खां थे, ठीक है। और जो चौथा है आपका बहलोल लोदी, इसका जो संस्थापक थे बहलोल लोदी थे, मतलब लोदी वंश के संस्थापक जो थे ये बहलोल लोदी थे। तो इस सभी बात को आप एक बार सुन लिए तो आपको रिवीजन हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे कम पूछ रहा है तो खिलजी, ज़्यादा पूछता तो तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये BD सावरकर के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये 1893 में गए थे। और आए कब थे? तो 9 जनवरी
जनवरी 1915 को आए थे। तो ऐसे आप देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि 22 साल रह गया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये यानी कि 1915 के जनवरी में ही आ गए हैं, ठीक है। और 1893 के किसी न किसी महीने में गए होंगे, तो यहाँ से अगर इस जनवरी को छोड़िए क्योंकि इस महीने के बाद ही गया, तो ये आपको 21 साल ही आएगा निकल करके। समझ गए बातों को? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ये 9 जनवरी के जब गांधी जी यहाँ पे वापस आए भारत में, तो इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 28। क्या कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जी थी, ये पटना से थी। कहाँ से? पटना से थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया था? तो सबसे पहले बात ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और ये 21 अक्टूबर 1943 में किया गया था। और कहाँ पे? तो सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो यानी कि 21 अक्टूबर 1943 का इसका मतलब घोषणा किया गया था। तो ये सभी बात आपको याद रखना। कई बार ये डेट के साथ न देके सिर्फ और सिर्फ वर्ष देता है जब आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में समावेशी की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो ये कहाँ पे? तो इसका आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ये सबसे अधिक जो है कृषि क्षेत्र में जो घनत्व है ये बिहार में ही है। अगर आपको जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो भी बिहार में ही है। कितना? 1106 है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में ये जनसंख्या घनत्व है बिहार में। और सबसे कम पूछ ले तो वो अरुणाचल प्रदेश में जो आपका 17 है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित इसमें से आपका ऑप्शन बी है, ये सही सुमेलित है। एटलस पर्वत जो ये कहाँ पे? तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। मान लीजिए कि अगर अफ्रीका के हिसाब से इसको हम देखते हैं तो आपका उत्तर ये हो जाएगा और पश्चिम ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो अफ्रीका में यहाँ पे जो है ना ये है आपका कौन सा? तो एटलस पर्वत पड़ता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका 32 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसका समुद्री तट रेखा जो है ये सर्वाधिक लंबा है? तो किसका है? तो कनाडा का सबसे लंबा जो है ये समुद्री तट रेखा है। जबकि भारत का कितना है? तो 7516 किलोमीटर है। कितना? 7516 किलोमीटर है। लेकिन इसमें जो भी भारत का आइलैंड है उसको भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब इसमें इंक्लूड है। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? तो पहले जो दलित स्पीकर थे बिहार विधानसभा यानी कि बिहार विधानसभा के, तो उसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उदय नारायण चौधरी। कौन? उदय नारायण चौधरी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 34 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा पुरस्कार है जो बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है? तो इसमें से महात्मा गांधी पुरस्कार नहीं दिया जाता, जबकि ये सब दिया जाता है। जैसे कि आपका काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार हो गया, ठीक है, राजा पुरस्कार हो गया, राजा प्रसाद सिंह पुरस्कार हो गया, राम वृक्ष बेनी पुरस्कार हो गया। तो ये सब दिया जाता है, लेकिन ये महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार बिहार के द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि डॉक्टर आर के हजारी प्रसाद, डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है? डॉक्टर आर के हजारी समिति जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। किससे? औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? पढ़िए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या भारत के वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा है? मतलब इसमें से कौन सा जो कभी नहीं रहा है, बाकी 3 कभी न कभी रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को समान क्रेडिट प्रदान करना। सभी नागरिकों को समान क्रेडिट नहीं की सब्सिडी नहीं प्रदान किया जाता है। जैसे कि जो सामान खरीदारी करता है, जो गवर्नमेंट के स्कीम में रहता है, उसी को सिर्फ सब्सिडी मिलता है। समझिए बातों को। तो ये कभी मतलब वित्तीय क्षेत्र का एजेंडा नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका यह आपका 37 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि MRTP अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो ये आपका जो भारत में पारित हुआ था ये 1969 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 38 नंबर है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही
सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सही तो देखिए पंचायत जो है ये आपका भाग 9 में आता है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका जो है ये आपका 9 के क में आता है, ये भी सही है। सहकारी समिति जो है ये आपका 9 के ख में आता है, ये भी सही है। तो मतलब एक ए बी और सी तो सही है, ठीक है। लेकिन इसमें डी जो है ये सही नहीं है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये पंचायत जो है ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको दर्जा मिला था पंचायत के, ठीक है। और ये पास जो हुआ था कब हुआ था, तो मतलब 92 में, लेकिन लागू हुआ था 93 में लागू हुआ था, ठीक है। जो ग्राम पंचायत जो लागू हुआ था ये कब, तो 93 में लागू हुआ था। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। और 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 24 अप्रैल को। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 39 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, ठीक है। तो बाकी का सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो है इनके समाधि स्थल को हम क्या शांति वन के नाम से जानते हैं, तो ये तो आपका सुमेलित है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि LB शास्त्री जो है यानी कि लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये भी सही है। उसके बाद इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी सही है। लेकिन राजीव गांधी को कर्म भूमि नहीं वीर भूमि के नाम से जानते हैं, किस नाम से, यानी कि वीर भूमि के नाम से इनके समाधि स्थल को जानते हैं। तो ये आपका सही आंसर इसमें नहीं दिया, वीर भूमि दिया रहता तब ये सही होता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय का कितना दिन होना चाहिए, तो 10 वर्ष तक कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, तो देखिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, आंसर सही है। आपातकाल की यानी कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब लोकसभा जो है ना उसको आपातकाल की समिति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकता है। मान लीजिए कि अभी अगर आपातकाल लग रहा है आज के डेट में, तो अब पहले जो इसमें मतलब संसद में जो रूल पारित होगा वो 1 साल के लिए ही होगा, लेकिन 1 साल में जो समस्या के लिए लगा है वो अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है उसका, तो फिर अगले 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। समझ गए बातों को। तो इसी तरह से बढ़ते जाता है आगे ये, और ये कब तक बढ़ते रहता है, जब तक वो समाप्त ना हो जाए आपातकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया। तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन था, उसी के द्वारा दल बदल जो करते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और ये कब हुआ था, तो 1985 में। इस पर कब लगाया गया था, तो 1985 में प्रतिबंध लगाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब ये संविधान संशोधन हुआ था कब, 1985 में, 52वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 43 नंबर, क्या कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित इसमें सही नहीं ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावित हुआ। नहीं, ये बातें गलत हैं। ये प्रभावित हुआ था आपका 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। तो ये बातें गलत है, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पंचायत दिवस मनाते हैं। बाकी इसमें जो भी दिया है वो सही है। जैसे कि आपका ऑप्शन ए पढ़िए, खड़ा है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो सही बात है, मतलब बहुत समय से ये चलते आ रहा है। अगला आपका ऑप्शन सी में क्या दिए कि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। तो बिल्कुल ये त्रिस्तरीय, जैसे कि आपका ग्राम पंचायत भी होता है, ठीक है, उसके बाद आपका ब्लॉक होता है, तो मतलब ऐसे 3 गो लेवल होता है। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी जो है इसमें महत्वपूर्ण बातों का बढ़ावा इसमें दिया गया, मतलब महत्वपूर्ण को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो उसमें पंचायती राज के लिए जो बातें कहा गया है उसमें एक आर्टिकल है 243, तो इससे क्या होता है कि उसका और महत्व बढ़ जाता है पंचायत का। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, जो अभी 67वीं हुआ था उससे पहले 66वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, उन्हें यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किए, यानी कि चौथी बार उनको पुरस्कार मिला है। तो ये कौन है, तो कंगना रनौत को मिला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। तो कौन शहर में,
में, मतलब डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, तो ये आपका सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये आपका दिल्ली में है, तो यहीं पे किया गया। अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपये या प्रति किलोवाट 10,000 रुपये तक सब्सिडी देगा। तो ये गुजरात सरकार देगा। जैसे कि मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको या तो 1.5 लाख रुपया तक मिलेगा, ठीक है, या तो आपको जैसे कि 1 किलोवाट का आप लेते हैं तो उसमें आपको 10,000 का सब्सिडी मिलेगा। इससे इसी तरह से आगे आपको बढ़ते हुए इसमें जाएगा। तो ये कौन सा राज्य सरकार ने ऐसा अनाउंसमेंट किया सब्सिडी का, तो गुजरात सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 47 नंबर, ये क्या कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन किया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो शील्ड आयोजन किया है ये श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत किया है। किसके साथ, श्रीलंका और मालदीव के। जैसे कि आपका सबसे नीचे यहाँ मालदीव पड़ता है, ठीक है, मालदीव, उसके ऊपर श्रीलंका, तब यहाँ पे भारत इंडिया पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के किए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरकार ने किस महाकवि की तपस्थलीय का मौजूदा नाम, जैसे कि उनका मौजूदा नाम जो था वो महमूदपुर को बदलकर क्या कर दिया है, तपड़ा सौली करने की मंजूरी दी है। तो कौन से ऐसे हैं, तो मतलब महाकवि थे तो वो सूरदास थे। ठीक है, तो उन नाम बदल करके क्या अभी कर रहे हैं, तो पड़ा सौली कर रहे थे। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देकर याद रखना है। देखिए अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा देश हिमालय गुलाबी नाम को यानी कि हिमालय गुलाबी नाम को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया है। तो ये पाकिस्तान, यानी कि गुलाबी जब भी है तो पाकिस्तान के साथ आपको आंसर जाना है। ठीक है, क्योंकि ये गुलाबी पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है कि यानी कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले संसद निम्न में से कौन बन गए हैं। तो ये कौन से पहले संसद जो बन गए हैं, तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुराग ठाकुर हो जाएगा। कौन, अनुराग ठाकुर। ये क्या बन गए, तो सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। कौन, तो अनुराग ठाकुर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो जीके और करंट अफेयर तो देख लिए, अब इसमें 25 क्वेश्चन जो देखेंगे ये साइंस के देखेंगे हम लोग। कौन सा, साइंस के। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है, जो जड़ का आवरण होता है वो, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलिप्ट्रोजन से। किससे, कैलिप्ट्रोजन से उत्पन्न होता है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग दिया, उसके बाद सभी क्वेश्चन सही है। देखिए 52 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु पोषक तकनीक क्या है। तो उसके लिए जो पोषक तकनीक है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी पोषक है। क्या है, पश्चिमी शोषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, आई थिंक थोड़ा सा मैं गलत रीड कर दिया। देखिए क्या कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, कि विलगित प्रोटीन की पहचान करने हेतु शोषक यानी कि शोषक तकनीक क्या है। तो इसके लिए जो शोषक तकनीक है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी शोषक है। क्या है, पश्चिमी शोषक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, क्या कह रहा है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे यानी कि किससे किया जा सकता है। तो ये किससे किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्यावस्था में किया जाता है। किसमें, मध्यावस्था में किया जाता है। यहाँ पे जो कंटिन्यू 3 को क्वेश्चन दिया था ना, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग था। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मतलब जैसा पैटर्न है वैसे ही है। हालांकि एग्जाम में भी आपको 2-3 क्वेश्चन उटपटांग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त जो चौक होता है वो मूलतः क्या होता है। तो चौक जो होता है वो आपका प्रेरक होता है। क्या होता है, प्रेरक होता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि क्यूरी किसकी यूनिट है। तो ये आपका रेडियो धर्मियता का यूनिट है, ये क्यूरी है। ठीक है, तो मतलब क्यूरी किसका यूनिट है, तो रेडियो धर्मियता का। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यूरी का खोज किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्यूरी यूनिट जो है किसके द्वारा खोजा गया था, या रेडियम का खोज। ठीक है, देखिए अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन या फोटोन का समान तरंगदैर्ध्य हो तो
उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा। देखिए जब उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तरंगदैर्ध्य यानी कि लेमडा जो है ये समान है तो उनका और क्या समान होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रेखीय संवेग जो होगा उसका वो भी समान होगा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है तो कितना, तो देखिए 1 माइक्रोन में क्या होता है कि 10⁻⁻6 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में 10⁻⁴ सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी में ए नहीं लगाइएगा, क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 58 नंबर, ये क्या कह रहा है कि बल गुणनफल होता है तो ए फिजिकल टू में क्या होता है, तो आपका एम ए होता है, तो मतलब मास इंटू में मतलब द्रव्यमान इंटू में क्या होता है कि मतलब त्वरण का होता है, ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, ठीक है, मतलब गुब्बारा का कोई भी भार नहीं, वो भारहीन है, लेकिन उसमें 200 ग्राम जल भरा है, तो इसका जल में भार क्या होगा। तो देखिए जल में जब उसको रखिएगा तो आप एक तो नीचे भी जल ही है, मान लीजिए कि नीचे भी जल है और इसमें ही इसको रख रहे हैं गुब्बारा को, जबकि गुब्बारा का अपना कोई वेट नहीं है और इसमें 200 ग्राम भरा हुआ है, तो इसका जो भार होगा ना ये जीरो होगा। कैसे, तो देखिए जितना नीचे से उत्प्लावन बल लगेगा उतना ही इसका भार भी है, तो मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो भार होगा, इसका जल में जो भार होगा वो जीरो भार होगा। समझिए बातों को, तो इसको आपको याद है। अगर गुब्बारा का भी कुछ भार होता तब फिर डिपेंड करता है कि गुब्बारा के भार का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है या कम है। जब ज़्यादा होता वाटर के डेंसिटी से तो धीरे धीरे नीचे डूबता, अगर कम होता और वो भार उतना ही छेकता तो फिर वो ऊपर की तरफ छताता। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो खगोलीय दूरदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है ये होता है आपका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में गर्म की जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसका चौड़ाई, तो चौड़ाई भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि कोई ये रड है, ठीक है, जब इसको आप गर्म करते हैं तो लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई किस लिए रुका रहेगा, ये भी बढ़ेगा ना। समझ गए बातों को, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर, क्या कह रहा है कि यानी कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो देखिए ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है ये आपका यानी कि ठोस में यानी कि सॉलिड में होता है। तो सॉलिड यहाँ पे क्या होता है, धातु, जबकि ध्वनि, ये ध्वनि हो गया, लेकिन जब प्रकाश की अगर आपसे बात करें तो ये होता है सबसे ज़्यादा कहाँ, तो निर्वात में, जो ऑप्शन आपका डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो किससे नियंत्रित होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफबाऊ प्रिंसिपल से नियंत्रित होता है। मतलब ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में इसमें रखा जाता है। ठीक है, यही अफबाऊ के द्वारा सिद्धांत दिया गया कि जो भी परमाणु का एटम है उसको जो आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में जो सजाते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होगा। ऑप्शन आप बी भी थोड़ा देखिए, जैसे कि कह रहा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, तो ये इससे संबंधित है। इनके द्वारा कहा गया था कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो आप एक पार्टिकुलर टाइम पे उसका लोकेशन और वेलोसिटी दोनों नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन हुंड का नियम क्या कहा है, इनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो पहले ही पेयर नहीं बनाएगा, पहले एक एक को अपने कक्षा में भरेगा उसके बाद पेयर बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इसके हुंड के लिए एक छोटा सा मतलब बता देते। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 3 गो घर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी अगर 2 गो है तो पहले ही दोनों में एक एक भरेगा, लेकिन अगर 3 गो इलेक्ट्रॉन है तो तीनों में एक गो, अगर 4 गो हो गया तब फिर यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले एक एक बार भर लेना है उसके बाद दोबारा भरना है। ठीक है, देखिए आपका चौथा जो ऑप्शन है क्या कर रहा है कि पॉली के अपमार्जक सिद्धांत। पॉली ने क्या बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी 2 जो है एटम है तो उस चारों का मतलब दोनों का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगा, 3 तक समान हो सकता है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों समान होगा। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो समान नहीं होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, देखिए एक ही घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वो आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये वो नीचे की तरफ है। तो स्पिन क्वांटम नंबर यही कहता है कि एक वो जो होता है अगर क्लॉकवाइज है प्लस में है हाफ, तो दूसरा जो होता है माइनस में हाफ होता है। समझ गए बातों को, तो इन बातों को ही आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये चारों ऑप्शन
एक ही जगह रहता है, इसलिए हम आपको डिस्कस कर दिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है तो कहाँ से, बॉक्साइट से इसको प्राप्त करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो देखिए जर्मन सिल्वर में 3 चीज़ें होता है, आपको अच्छे से याद रखना। जर्मन मतलब आप मान लीजिए कि ये कोई देश है और इस देश में आपका एक कोई कजन, मतलब कजन मतलब समझते हैं ना, ममेरा चचेरा अबू भाई, कजन रहता है। तो कजन को कैसे लिखते हैं, क ज न लिखते हैं, कजन लिखते हैं ना। तो मान लीजिए कि जर्मनी देश में आपका कोई कजन रहता है, तो जर्मन सिल्वर में भी यही चीज़ें पाया जाता है। क से आपका क्या होता है, कॉपर, कॉपर बोले तो हिंदी में उसको तांबा बोलते हैं, ठीक है। और ज से क्या होता है, तो जिंक, और जिंक बोले तो ये जस्ता ही होता है। और न से क्या होता है, तो निकेल, तो निकेल आपका ऑप्शन डी में। तो मतलब ये तीनों के तीनों जर्मन सिल्वर में पाया जाता है और एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कई बार यहाँ पे आपको सिल्वर भी देगा ऑप्शन में कि सिल्वर पाया जाता है कि नहीं, तो आपको याद रखना क्या, जर्मनी में आपका कजन रहता है। और क से क्या बन गया, तो कॉपर, कॉपर माने तंबा, ज से क्या बन गया, जिंक, जिंक माने जस्ता, और न से निकल बन गया। तो एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखें क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में एगो होता है और X के बाह्यतम कक्षा में 4 गो है, कितना है, 4 गो। तो इसको अगर आप X और H के साथ बनाइएगा तो कैसे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा और इसके बाह्यतम कक्षा में हाइड्रोजन को वो यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं X1H4। तो X के आगे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर नहीं हो लिखिएगा तो 1 चल जाएगा क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये खाने वाला सोडा होता है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, ठीक है। जबकि आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है, धोने वाला सोडा जो होता है, ये होता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, NaHCO3 10H2 होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। आप याद कैसे रखिएगा, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बाय मतलब क्या, जब आप किसी के घर जाते हैं खाना पीना खा लेते हैं तो क्या बोलते हैं, बाय बाय अब मैं फिर चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या आता है कि मतलब ये खाने वाला सोडा होता है, इसके बीच में एच आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि बहुलक जो विशेषता यानी कि बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखते हैं आप टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मतलब जो इंडक्शन पर यूज करने के लिए जो तावा और कढ़ाई आता है उसमें टेफ्लॉन का लेप लगा हुआ होता है। आप उसमें कोई भी खाना बनाइएगा तो उसके ऊपर नहीं चिपकेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यानी कि लेक्सिकोग्राफ, लेक्सिकोग्राफ का संबंध किससे, तो इसका संबंध जो है यानी कि शब्दों के संयोजन से है। किसके, शब्दों के संयोजन से लेक्सिकोग्राफ का संबंध है। अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन है कि कीट और माइट वास्तव में क्या है, तो कीट और जो आपका माइट है ये वास्तव में यानी कि मकड़ी वंशीय होता है, ये मकड़ी के वंश के होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जीनोम चित्रण का इनमें से क्या संबंध है। तो जो जीनोम चित्रण होता है इसका संबंध जो है जीन के चित्रण से, जीन्स का चित्रण से, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो किसके द्वारा, तो ये आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। भूख प्यास को भी इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब यानी कि जब आपका वृक्क यानी कि जो आपका किडनी है वो कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो जमा हो जाता है। तो किडनी जब आपका कार्य करना बंद कर देगा तो आपके ब्लड में यानी कि खून में, रक्त में बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ बन जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 74 नंबर, कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो ये यकृत में यानी कि लीवर में विटामिन ए जो होता है ये संचित रहता है। अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ होता है, तो ये त्वचा में उपस्थित रहता है। कहाँ पे, त्वचा में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ये आपका सेट नंबर जो था ये 3 था, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि आपका सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिए, 1-2 क्वेश्चन में जहाँ पे जरूरत होता है डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है।
और बहुत सारे सेट दिया गया है इसमें, मतलब 15 सेट है। ये 15 सेट को करा देते हैं ना, उसके बाद फिर से आपको जस्ट ड्यूटेरिया का वॉल्यूम आने वाला है, तो फिर हम आपको वो भी करा देंगे। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाइएगा और रिवीजन करते जाइएगा, तभी भी आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते तो थोड़ा सा कम टाइम में हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ज़रूरत है। लेकिन एक और हम प्लेटफॉर्म वाला जो टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं, जो ऑफलाइन में यहाँ पे होता है, वो हम लेकर के आते हैं और आपके लिए बना करके उसको डालते हैं। उसमें हम कलम से लिख करके बहुत ज़्यादा डिस्कशन देते हैं, समझ गए बातों के, क्योंकि उसमें हम लिख करके डिस्कशन देते हैं तो उसमें ज़्यादा हम आपको दे देते हैं। और वो PDF भी हम आपको शेयर करते हैं। इस PDF की भी अगर आपको ज़रूरत है तो बताइएगा, ये भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कितना 75 प्रश्न को देखें, जिसमें आपका 50 जो था ये आपका GK और करेंट से था, और 25 क्वेश्चन आपका साइंस से था, जैसे आपके एग्जाम में पैटर्न होगा, ठीक है। और दोस्तों आपके एग्जाम अब बहुत जल्दी हो गया, एडिट फॉर्म का भी लिंक आ गया है, मतलब दे दिया है, समझ गए बातों को। तो अब जो होगा उसको फॉर्म को सबको मतलब एकत्रित करने के बाद अब क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन कि आपको तुरंत एग्जाम का डेट निकालेगा। और ये मत सोचिए कि अगले साल एग्जाम होगा, नहीं, आपका एग्जाम बहुत जल्दी होगा। आप अपना पहले बेस्ट तैयारी रखिए, क्योंकि आप अभी देखिए कोई भी टेस्ट में आप 400 के आसपास नंबर लेकर के आ रहे हैं कि नहीं। अगर 400 के आसपास नंबर आ रहा है तभी आपका बेहतर तैयारी माना जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए हकीकत को छुपाना कभी नहीं चाहिए, हकीकत को बताने से ही आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर के आइएगा। आप सोचिए कि क्या बोल दिया, आप 400 नंबर कौन लेकर के आएगा, नहीं, जिसको लेना होगा ना वो इसी आसपास नंबर लेकर के आएगा। और सिर्फ PT नहीं, आपको अभी से ही PT मेंस सबका फोकस करना है, और का सिलेबस तो आपका सेम ही रहेगा ना, वो खाली हिंदी उंदी बढ़ेगा, ठीक है, तो वो भी उस टाइम में देख लेंगे। तो आप खूब मन लगा के तैयारी कीजिए, एक सीट आपका पक्का होगा, समझिए बातों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।